आज का जो पॉडकास्ट है उसमें चर्चा होगी कि संदीप माहेश्वरी जी को कैसे मैंने छोड़ दिया और मिस्टर माहेश्वरी कितना मायने रखते हैं मेरी ज़िंदगी में। उनसे मैंने क्या क्या सीखा और फाइनली जब सीखा तो उनको कैसे त्यागा, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2016 में 16 तक आते आते बाय द एज ऑफ 23 मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चालू हो गया था कि बाहर सुख नहीं है। प्लस मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी छोड़ के जाने लगी, उसकी भी शादी की बातें चलने लगी। तो मुझे पहले से ही पता था कि ये छोड़ देगी। तो उसका एक मेजर फैक्टर था कि मैं जल्दी से ऐसा कुछ कर लूँ कि मैं जब ये मुझे छोड़ के जाए तो मुझे सफरिंग ना हो। तो उसके चलते मैंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा और मैं स्पिरिचुअलिटी में धक्का मारा गया हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट के थ्रू नहीं आया था। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ऑल दो सफरिंग तब भी होती है जब लड़की छोड़ के चली जाती है। ऐसा नहीं है कि सफरिंग में कुछ प्लस माइनस भी होता है, 19-20 भी नहीं होता, ना ही प्लस होता ना माइनस होता है, सेम सफरिंग होती है। तो एक गलत फहमी होती है सबको लेके कि अगर ब्रेकअप होने वाला है या हो गया है तो आत्मज्ञान एक या हुए माई करना एक या मेडिटेशन करना एक बहुत अच्छा वो हो जाएगा, तात्पर्य या रीज़न हो जाएगा जिससे हम उससे बाहर आ सकें। वैसा नहीं है। एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ब्रेकअप को लेके अगर आपके पास और मेंटल ब्लॉक्स हैं या रिलेशनशिप को लेके मेंटल ब्लॉक्स है तो आप बता सकते हैं कि ये मेंटल ब्लॉक होता है, यहाँ पे हम फंसे होते हैं। जैसे कि वो किसी और के साथ सो रही होगी या उसके साथ उसका स्पर्श कर रही होगी तो मुझे वो जलन हो रही है, मैं उसके साथ रात में सो नहीं पा रहा हूँ। तो अगर ये है तो मतलब इस तरीके के अगर मेंटल ब्लॉक्स हैं तो डेफिनेटली बताएं, अदरवाइज़ हम सीरीज़ रैप अप करेंगे। अगर मेरे दिमाग में नहीं आया तो हम इसको बंद कर देंगे, रिलेशनशिप वाली सीरीज़। तो 16 तक आते आते जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इसमें आया था। अब बैक स्टोरी जितना मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं फिर से नहीं बताऊँगा कि 15-14 साल की उम्र से घर वालों का सपोर्ट नहीं रहा। मदर मेरी बिज़ी थी, फादर मेरे बिज़ी थे। तो एक अकेलापन था, शुरू से सूनापन था, जिसको भरने के लिए मैं लंबे बाल वालों का सहारा लेने लगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आपकी माँ आपको फिर भी आपके साथ धोखा नहीं करेगी। चांसेस नहीं है वहाँ पे कि वो आपके साथ धोखा कर दे। कि मान लो आपने अपनी माँ को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, बिज़ी हैं, वही उतना ही हो सकता है। लेकिन जब आप उसके अलावा दूसरी जो लड़कियां हैं उनके साथ जब आप जाते हो तो वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड कीड़ा होता है दोनों के अंदर। वो दोनों सेल्फ सेंटर्डनेस की वजह से साथ में आते हैं। ये कई लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे कि रिलेशनशिप में लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन काम करता है। इसको इसको जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन? कि भाई जो कुछ भी तुम उसके लिए कर रहे हो, जो कुछ भी चीज़ें उसके लिए तुम कर रहे हो, उसका सब हिसाब लिख रहे हो तुम। और अगर उसने उतनी ही प्रोपोर्शन में नहीं दिया तो आप गिनाना चालू कर दोगे उसको। कि मान लो आप छोड़ के आ रहे हो तो आपने 2-3-4 महीने कुछ नहीं बोला, आप उसको घर जाके छोड़ के आ रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आदमी लिखता रहता है कि यार मैं 2-2 घंटे ड्राइव करके उसको छोड़ने जाता था, 2 घंटे वापस लेने आता था। उसका घर लेट से मेरठ में था, मेरा घर दिल्ली में था। मैं रोज़ जाता था उससे मिलने, इतना प्यार करता था। तो ये सब आप गिनाओगे बाद में। और जो लोग कहते हैं ना हम गिनाएंगे नहीं, महामूर्ख हैं।
दो लोग आपस में अपनी ज़रूरतों के लिए आते हैं, वो प्यार व्यार नहीं करते, वो अपनी ज़रूरतों के लिए आते हैं, और उसके बाद जो अटैचमेंट होता है उसको प्यार कहते हैं, लेकिन फिर वो किसी और से प्यार करने लगते हैं। तो ये प्यार कैसे हो गया? क्योंकि अगर आपको सूरज से प्यार है, धरती से प्यार है, धरती को आपसे प्यार है, तो आप चाहे धरती की तरफ देखो चाहे ना देखो, धरती आपसे प्यार करेगी। आप शायद जल की तरफ देखो ना देखो, जल आपसे प्यार करेगा, है ना? तो प्यार कैसे हो गया? प्यार वो नहीं है, वो अटैचमेंट है। आज आप किसी और के साथ फिक्स्ड हो, कल किसी और के साथ आप फिक्स्ड हो जाओगे। हैविंग सेड दैट, क्या लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि पॉइंट ही क्या हुआ? पॉइंट ही क्या हुआ भाई? जब आपको वो चीजें मिल ही नहीं रही हैं जो आप सोच के आए थे, तो उसका कोई पॉइंट नहीं होता है। तो रिलेशनशिप में, तो स्पेशली लड़का लड़की के रिलेशनशिप में दाने दाने का हिसाब होता है, दाने दाने का। कि आपने कह दिया, अगर मान लीजिए कि 10 दिन से आप दरवाजा बंद कर रहे हो और 11वें दिन आपकी वाइफ ने एक्सपेक्ट कर लिया कि आप दरवाजा बंद करें, और आपने मना कर दिया, तो भैया दाने दाने का हिसाब हो जाएगा फिर तो। कि तुमने कैसे नहीं दरवाजा नहीं बंद किया, 10 दिन से मैं कर रही हूं, एक बार तुम भी बंद कर सकते हो, है ना? तो कि आज मुझे, उस दिन तुम परेशान थे, रात भर मैं तुम्हारे साथ जगती रही, आज मैं परेशान हूं तो तुम क्यों नहीं जग रहे हो, है ना? अब तुमको सोना है, देखो बच्चा मैं संभाल रही हूँ, रात में जग रहा है, कभी कभी तुम भी जब जग जाओ रात में संभाल लो बच्चा, है ना? तो ये सब फालतू के ट्रांजैक्शन, लोग कहते हैं प्यार है, प्यार प्यार व्यार कुछ नहीं, इसको अटैचमेंट बोलते हैं। ये प्यार व्यार क्या होता है? प्यार तो पता भी नहीं लोगों को प्यार क्या होता है। प्यार की भावना अगर आपको देखनी है तो जब आप सड़क पे जा रहे होते हो और एक कुत्ते का बच्चा देखते हो और आप उसको छुए नहीं हो, उसको आपने हक नहीं किया हुआ है, लेकिन वो जो कुत्ते के बच्चे और आपके बीच में है, वो जो फील हो रहा है, वो प्यार है। आप एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास खड़े हो और आपको बरगद के पेड़ को देखने का मन कर रहा है, उसको हक करने का मन कर रहा है, वो प्यार है। तो चंद्रमा देख रहे हो, चंद्रमा को छूने का मन कर रहा है, उसको देखने का मन कर, निहारने का मन कर रहा है, वो प्यार है। ठीक है? आप अपनी वाइफ को प्यार इसलिए करते हो, गर्लफ्रेंड को प्यार इसलिए करते हो क्योंकि वो आपकी तरह है। जितनी वो आपकी तरह है उतना ज़्यादा आप उसके साथ अटैच्ड हो गए। तो प्यार वहाँ पे कंडीशनल ही है कि वो आपकी तरह है। मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे से दोस्ती तो रखती है लेकिन बहुत विपरीत है। तो जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं उनके साथ बैठ नहीं सकता क्योंकि बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या बात करोगे आप उनसे? बात क्या करो? रणवीर और दीपिका के बारे में बात करो, हाँ? कि निक जोनस के भाई की तलाक हो गया तो प्रियंका का भी तलाक होने वाला है। मोदी, बीजेपी, कांग्रेस आएगी, ये सब बातें करो, है ना? तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर आप देखें ध्यान से, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि दो लोग पास में आते हैं, उनको प्यार इतना ज़्यादा होता है जितना ज़्यादा वो एक जैसे हैं। कि अगर उसको शाही पनीर पसंद है और उसको भी शाही पनीर पसंद है, तो उन दोनों में आपस में ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। कि अगर मान लो उनके इंटरेस्ट मिलते हैं, डिज़ायर्स मिलते हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, तो अल्टीमेटली इस लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन, अल्टीमेटली कि आपको पनीर पसंद है, मेरे को भी पसंद है, प्यार हो गया, है ना? वही चीज़ है। तो
जब मैं इस रिलेशनशिप में गया, मतलब जब मैं लड़कियों की खोज चालू करी मैंने 16 साल की उम्र में, कि मुझे लगा कि अब घर वाले तो हैं नहीं, अब ये लड़कियां ही प्यार करेंगी। तो एक लड़की आई, उसके साथ कटवाया, वो भी अपने उसके लिए छोड़ के चली गई, अपने मतलब के लिए। फिर उसके बाद ऐसे करते करते, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ कई बार, तो 23 साल की उम्र तक आते आते हो गया मामला सेट सारा। और ये क्लियर हो गया कि भाई बाहर कुछ नहीं है, अंदर ही है जो कुछ भी है। मतलब पता नहीं था कि अंदर है, बट एक आदमी था जो चीख चीख के कह रहा था, और वही आदमी संदीप महेश्वरी यहाँ पे। अब कई लोग कहते हैं आप, उसने आपको इतना कुछ दिया संदीप महेश्वरी ने, और उसके बाद भी आप उनके अगेंस्ट जाते हो, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? मैंने कहा कि आप बेवकूफ़ हैं। मैं संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं संदीप महेश्वरी की बातों के अगेंस्ट हूँ। एज अ आदमी अगर हम कभी जंगल में मिल गए, या कहीं खो गए, या कहीं रास्ते में मिल गए, तो मेरे अंदर कोई, उनके अंदर कोई, मेरा उनके अंदर कोई वो नहीं है, मतलब आपस में एंगर नहीं है। इनफैक्ट मेरे को बहुत प्यार है उनसे। कभी कभी तो मैं उनको देख के आंसू आते हैं मेरे को। लेकिन आपको ये बात पे यकीन नहीं होगा, तो मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आप मुझसे संदीप महेश्वरी का फेवरेट कलर पूछेंगे तो मुझे वो पता है, विच इज़ वाइट। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि संदीप महेश्वरी के घर के बगल में मेट्रो स्टेशन है कि नहीं है, तो मुझे वो भी पता है, और वो जो कि है 2 किलोमीटर की रेंज पे ही है। ठीक है, या तो पंजाबी बाग है या पीतमपुरा है, दोनों में से कोई है। 2 किलोमीटर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि संदीप महेश्वरी का फेवरेट फूड क्या है, तो वो मुझे पता है। मुझे बहुत पहले से पता था उनका फेवरेट फूड क्या है, वो है डोसा। उनको साउथ इंडियन बहुत पसंद है। अष्टवक्र गीता में भी मेंशन किया था कि उनको साउथ इंडियन काफ़ी पसंद है। ठीक है, इनफैक्ट मेरे को भी साउथ इंडियन काफ़ी पसंद है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उनके बारे में पता है। हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनकी बातों को अंधभक्तों की तरह फॉलो करता रहूँगा। तो क्वेश्चन भी तो करा जा सकता है कई चीज़ों को। और मौत को लेके, पुनर्जन्म को लेके जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो नहीं सही होंगे, स्पेशली मेरी ऑडियंस में, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। मौत को लेके, पुनर्जन्म को लेके काफ़ी रिसर्चेज हो चुकी हैं। हाँ, जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता पुनर्जन्म में, कि कोई आदमी है, कॉन्शियस बीइंग है जो प्रेजेंट है, उससे बोलो हाय तो बोलेगा हाय, उससे बोलो व्हाट्सअप तो उससे बोलेगा व्हाट्सएप, उससे बोलो और क्या कर लो तो बोलेगा हाँ अच्छा। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जब आप मर जाते हो तो संस्कार बचे रह जाते हैं। संस्कार मतलब क्या, कि आपके जो भी स्मृतियां हैं, जो भी बचे कुछ आदतें हैं, वो उसमें रह जाएंगी। और इसके बारे में कृष्णमूर्ति ने भी कंफर्म किया, हालांकि वो संदीप से भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही होता कि कोई मर रहा है और मरने के बाद सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस बचती है, कॉमन कॉन्शियसनेस बचती है, जिसमें जो हर जगह एक है, जो पत्थर में भी एक है, मेरे जैसे, मतलब साउंड ऑफ साइलेंस, अगर मरने के बाद सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस बचती है, तो एक कोटा में जो लड़का सुसाइड कर रहा है, और एक आदमी है, एक लड़की है जो सुसाइड कर ले रही है आशिकी के चक्कर में, और एक आदमी है जो काल मृत्यु मरता है, यानी 100 साल की उम्र में मरता है, इन तीनों मृत्यु में कोई फ़र्क होगा कि नहीं होगा? कि अकाल मृत्यु अगर हुई और इच्छा मृत्यु, यानी खुद की खुदकुशी अगर हुई, और अगर आर्मी वाला मरा, और अगर कोई बम से फट गया, कोई अपने आप को मार लिया किसी ने, और कोई पूरा जीवन बिता के मरा, तो इन तीनों में कोई स्टेट नहीं होगी, तीनों के बाद साउंड ऑफ साइलेंस बचेगी। ये चीज़ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर। क्योंकि अगर सच में अगर ऐसा है कि मरने के बाद चाहे जब मर जाओ साउंड ऑफ साइलेंस ही बचनी है, तब तो भैया अभी मर जाओ, फिर जीवन का फ़ायदा क्या? मतलब मर जाओ, जाके गोली मार लो अपने आप को। ऐसे नहीं होता है।
ऐसे ही पतंजलि ने समाधि पद से शुरुआत नहीं करी, जिसमें बीज समाधि और निर्बीज समाधि की बात हुई। बीज समाधि यह होता है कि जो पहली समाधि होती है उसमें अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी और अननेसेसरी एंगर खत्म हो जाता है, यानी जो थॉट्स हैं वो जीरो हो जाते हैं, पर उसमें मेमोरी इंटैक्ट रहती है। अगर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डुअलिटी आप डिलीट भी कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को नहीं पता है। अगर आप मेरा नाम सुनते हो, मेरी शक्ल देखते हो और आपके मेमोरी में मेरा नाम और मेरी शक्ल स्टोर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डुअलिटी विच इज देयर, तो डिलीट भी हो सकता है और डिलीट हो ही रहा है। अगर आप देखें एक हफ्ते पहले आपने क्या खाया था, आपको याद ही नहीं, वो पीछे चला गया, अभी सबकॉन्शियस में चला गया। तो कॉन्शियस जो चीज़ें होती हैं वो डिलीट नहीं होती हैं, सबकॉन्शियस वाली चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। तो जब आप डिलीट कर जाओ तब समझ लीजिए आप उसको निर्बीज समाधि कह सकते हो। आप लैंग्वेज भुला सकते हो, आप अपना नाम भुला सकते हो, आप अपने घर वालों को भुला सकते। धीरे धीरे जब ये निर्बीज समाधि में आदमी आता है तो सब कुछ एकदम पूरा एम्प्टी हो जाता है, लेकिन वहां तक आते आते आपको ऐसा होना चाहिए कि अब आप शरीर को छोड़ रहे हैं। ये नहीं कि आपने निर्बीज समाधि लगा दी और उसके बाद आपने कहा कि चलो हटाओ क्या करना है ना, वापस बात करते हैं किसी से, बात ही नहीं कर पाओगे। तो सब कुछ आप एक एक करके फाइल डिलीट करते जाते हो, डक 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 आप देखते जाते हो, डीप 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 डीप। पहले तो आपकी बचपन की मेमोरीज होती हैं, पुनर्जन्म की मेमोरीज होती हैं, वो सब मेमोरीज पड़ी होती है, वो डिलीट होती है, डक 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 डक। फिर आखिरी में आता है लैंग्वेज, जो अभी है लैंग्वेज हो गया, आपके बेसिक हैबिट्स हो, डक 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 डक। मतलब मैं सिंगिंग करना, इतना मैंने सिंगिंग सीखी, 14 साल रियाज किया, आपने कंप्यूटर सीखा, टाइपिंग सीखी, आपने कोई एक्टिविटी सीखी, वो सब डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद सब एक बार सब डिलीट होता है, उसके बाद ही सब कुछ, मतलब ये निर्विकल्प समाधि की तरफ यात्रा है, ये होता है। अब इतनी बातें पतंजलि ने करी, अगर वो नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो कि साउंड ऑफ साइलेंस को ही अगर बचना है तो ऐसे नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं भटक गए संदीप महेश्वरी इस चीज़ में, और इस चीज़ को लेके मैं क्वेश्चनिंग वाले सेशन से बातें करना चालू कर रहा था, लेकिन वहीं से क्या हुआ कि वहाँ बातें नहीं सुन ही नहीं रहे। क्वेश्चनिंग वाले सेशन में रीबर्थ को लेके मैंने कॉन्सेप्ट उठाया, तो कहते हैं कि ये वाला वीडियो देख लो। अरे आपको हर एक वीडियो 10-10 बार देख चुका हूँ मैं, आपको कैसे पता नहीं देखा है? तो मैंने उनको बोला सर आपने हायरार्की की बात करी थी उस वीडियो में, मुझे पता, मैं देख चुका हूँ। तो कहते हैं नहीं, जैसे कृष्ण ने जैसे बोला था, जैसे 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 आत्मा शरीर बदलती है, जैसे आदमी कपड़ा बदलता है वैसे आत्मा शरीर। तो तब तक उनका कैमरामैन बीच में आके उठ के चले गए, है ना। फिर उसके बाद दोबारा मैंने बात करी पुनर्जन्म को लेकर दूसरे सेशन में, वहाँ भी नाटक। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अगर तुम बात करने ही नहीं दे रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही अकड़ है, तो अब तुम्हारी मैं अकड़ यूट्यूब पे निकालता हूँ। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है वो पनपा, और अगर गुस्सा ही करना होता तो मैं उसी वक्त निकाल देता। ये जो 2 साल बाद इसको प्रेजेंट करने का डिसीजन था, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिसीजन था, बिकॉज वो पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी था। 2-3 पॉइंट है, जैसे कि पैसे नहीं लेने चाहिए, तो वो उस पर पॉइंट उठाया, क्यों नहीं लेने चाहिए भाई? अगर किसी के पास सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है और खाने के ठिकाने अब नहीं है, तो वो नहीं लेगा क्या पैसे? आपके पास तो बिजनेस है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर उठाया। पर जहाँ तक देखें अगर, तो थोड़ा पीछे आए, तो मैं जब सुनना चालू किया इनको, तो सबसे पहले तो वही करेज और पावर ऑफ चॉइस और यही सब जो सेशंस थे, ये सब सुनना चालू किए, मोटिवेशनल सेशंस, और काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब जब मैं उनके सेशन को देखता था तो उसके बाद एक अंदर से
पॉजिटिविटी आती थी। मैंने कहा ये आदमी जब बहुत अच्छा आदमी, मतलब ये क्या गजब काम कर रहा है, पॉजिटिविटी आती थी अंदर से। हाँ, नेगेटिविटी ख़त्म होती थी और एक ताकत, विल पावर बढ़ती थी। तो मैं अपने लाइब्रेरी में, केएमसी लाइब्रेरी जो कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ की, 4th फ्लोर पे, जहाँ पे ज़्यादातर कोई नहीं आता था, मैं वहीं पे बैठ के उनके कंप्यूटर पे उनका देखता रहता था सेशन। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सीरीज चालू करी अष्टावक्र गीता, विच वॉज स्टार्टेड अराउंड सितंबर और समथिंग लाइक दैट, अक्टूबर सितंबर। वहाँ से एक बहुत मेजर चेंज आया ज़िंदगी में। जब वो 26 वीडियो की सीरीज़ देखी तो धीरे धीरे चीज़ें सब क्लियर होने लगी कि मैं कौन हूँ। और पर अगर आप देखें तो वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो ऊपर के लेवल पे थी, वो डीप नहीं गई थी। और साथ ही साथ एंगर का भी उसमें कोई ऐसा ये नहीं था कि एंगर भी मेरा कुछ कमी हो गया उससे, क्योंकि हु एम आई, आत्मज्ञान, ये सब करने से एंगर का क्या रिलेशन इसका। एंगर और ये सारी चीज़ें, थॉट का जो, चित्त की जो वृत्तियां हैं, स्पेशली ये जो वृत्तियां हैं, इनका खात्मा सिर्फ और सिर्फ ध्यान से होता है, साधना से होता है। तो साउंड ऑफ साइलेंस को एज अ साधना करना चालू किया। तो उस समय मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मेरी बात होती थी, तो मैं उसको रोज़ बताता था कि आज ये हो गया मेडिटेशन में, आज वो हो गया, आज सर ऑटोमेटिकली घूम रहा था, आज हाथ अपने आप ऊपर उठ गया, आज मैं नीचे लेट गया ऑटोमेटिकली। तो जब शुरू में मेडिटेशन करते हैं तो आप क्रियाएं होती हैं शरीर में, हाथ पैर ऐसे तो घूमता है इधर उधर, अपने आप ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। और बहुत कुछ और भी होता, पानी पीने का मन करता है या नहीं भी करता, पता नहीं, उस वक्त तो नहीं करता था, अभी करना चालू हो गया। मेरे साथ हमेशा से स्टेजेस हुई हैं कि मतलब शुरू में स्ट्रेच क्रेव हुआ, फिर उसके बाद वो बंद हो गया होना, सर घूमना बंद हो गया, नई नई चीज़ें होती रहती हैं मेरे साथ। अभी इस समय जो मेरे साथ क्या चल रहा है कि मेरे को बहुत प्यास लगती है मेडिटेशन करने के बाद, तो वो चीज़ चल रही है मेरे साथ। तो 17 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, तो रोज़ मैं उनको सुनता, और कहीं ना कहीं फिर 20 तक आते आते एक क्वेश्चन उठा माइंड में कि यार हर एक सेशन में इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है मेरे को। मतलब कुछ भी हो, टाइप करो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, टाइप करो हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट, टाइप करो हाउ टू गेट कंट्रोल एंगर, टाइप करो। तो मैंने कहा ऐसे तो फिर हो चुका। फिर एक वीडियो था हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, विच इज़ इन स्पिरिचुअलिटी चैनल। वहाँ से कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मेजर सीख आई कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो। और जो आदमी अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है वो एक्चुअली में ग्रो कर रहा है। ये चीज़ बहुत बड़ी कहावत थी, आज भी मुझे याद है उनकी। और वहीं से मेरी वृद्धि, जो रियल वृद्धि है, जो वास्तविक वृद्धि है, उसकी शुरुआत, उसका आरंभ हुआ वहीं से कि मैंने खुद क्वेश्चन करना चालू किया, चीज़ों को खुद सॉल्व करना चालू किया, और धीरे 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 मैं उसी में ढलता गया। इसमें एक चीज़ और भी माइंड करने की ज़रूरत है कि मैं फोकस्ड रहता था स्पिरिचुअल कंटेंट पे ज़्यादा, रादर दैन कि मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ किसी से बैठ के। तो शुरू के जो 3-4 साल थे उसमें बहुत फोकस था मैं। फिर 2019 आते आते ये भी चल रहा था, साथ में एक मेरा ब्रेकअप भी चल गया, और उसने और मुझे पुश कर दिया इसको और अच्छे से परस्यू करने में। आज के टाइम में अगर आप देखें तो मैंने यूट्यूब चैनल की स्थापना जो करी थी, ये वाली द माइंड की, 2021 में करी थी, लेकिन फिर मैं उसको छोड़ दिया, नहीं किया। और पॉडकास्ट तो मैंने अभी शायद पिछले साल से चालू किए हैं, है ना। तो अब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ जब मुझे अंदर से आत्मविश्वास आए कि हाँ, अब मेरे पास कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए जो मेरी अपनी व्यक्तिगत हैं और मेरी अपनी रिसर्चेस हैं, मेरी अपनी सोच है, उसको बताना। तो जब 2021 में क्वेश्चनिंग, 2020 में क्वेश्चनिंग चालू कर दी,
तो धीरे धीरे जो लॉज ऑफ यूनिवर्सेस हैं वो मेरे सामने खुलने लगे, और ये लॉ खुलना बहुत ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगा, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मिस्टिकल बातें बोलूँगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे थ्रू कोई कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है जो आज तक नहीं आई है मेरे थ्रू। क्योंकि ऑटोमेटिकली मेडिटेशन बैठा रहता था, एकदम से आता था कि इस दुनिया में हर चीज़ डुअलिटी में है, तो लॉ ऑफ डुअलिटी डिस्कवर हो गई। इस दुनिया में हर चीज़ ट्रांजैक्टिव जोन में रहती है, तो लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गया। जैसे कि O2 CO2 एक्सचेंज जो होता है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस, आप हमको सनलाइट दो तो हम आपको ऑक्सीजन देंगे, और हम आपकी CO2 सोखेंगे, और हिरन को शेर खाता है ना, शेर फिर पॉटी करता है, उस पॉटी में से खाद बनती है या बीज होता है, वटेवर जो भी है। मतलब जैसे कि अगर कोई हाथी अगर खा रहा है, कुछ पॉटी कर रहा है, तो उस पॉटी में बीज होता है, सीड होते हैं उस पॉटी में, तो उससे पेड़ निकलता है, पॉटी से पेड़ निकलता है ना। तो ट्रांजैक्शन है, मतलब हम आपको पेड़ दे रहे हैं खाने के लिए, आप हमको सीड दो, और हम आपको पेड़ दे रहे हैं खाने के लिए, तो टाइगर को हम डियर दे रहे हैं, है ना। मतलब अगर जो डियर है वो घास नहीं खाएगा तो टाइगर डियर नहीं खा पाएगा। तो अगर आप देखें तो इसमें फिर उसके बाद रिलेशनशिप में देखा ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारे सेंटर पॉइंट, हर चीज़ का सेंटर पॉइंट होता है, हर चीज़ का सेंटर पॉइंट होता है। अगर आप देखो अगर मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ तो इस टॉपिक का भी एक सेंटर पॉइंट है। आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हो तो वो आपका सेंटर पॉइंट है ना। ज़्यादातर हमारे जो थॉट्स हैं वो किसी सेंटर पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। अगर आप बाहर सोलर सिस्टम में देखेंगे तो केंद्र पे सूरज है और परिक्रमा कर रहे हैं बाकी के ग्रह, चक्कर लगा रहे हैं, ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, तो उसका भी सेंटर पॉइंट है। फिर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आकाश गंगा के केंद्र में चक्कर लगा रहा है, तो उसका भी सेंटर पॉइंट है। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे कि सेंटर पॉइंट होता है हर चीज़ में। फिर लॉ ऑफ चेंज आया, जहाँ पे मैंने देखा कि इस दुनिया में कुछ भी है जो ठहरा नहीं है, हर चीज़ बदल रही है। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं या जवान लोग भी हैं इसमें, अब तो इन्वॉल्व हो गए, उनका कमरा चेंज कर दो, बिस्तर चेंज कर दो, उनको दिक्कत होने लगती है। घर चेंज कर दो, दिक्कत होने लगती है। नहीं, हमारा यही बिस्तर रहेगा, हमारा यही कमरा रहेगा, हम ऐसे ही सोएंगे, हम यहीं सोएंगे, हमें नहीं सोना, ये वो वटेवर जो भी है। जबकि अगर आप यूनिवर्स के हिसाब से देखो, यूनिवर्स चेंज हो रहा है और चलना आपको यूनिवर्स के हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे अगेन एक घर्षण क्रिएट होता है कि आप जो चाहते हो और एक यूनिवर्स क्या चाहता है। तो आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, यूनिवर्स के हिसाब से रहोगे तो आपको सफरिंग नहीं होगी। तो वो चीज़ समझ में आएगी। तो लॉ ऑफ चेंज समझ में आया। फिर लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट समझ में आया कि हर चीज़ इंटैंगल्ड है। जैसे कि ये पूरा सोलर सिस्टम जो है वो सैगिटेरियस ए जो ब्लैक होल है उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो वो उससे इंटैंगल्ड है। हमारा जो पृथ्वी है, बुध है, ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है, वो अपने सूरज से इंटैंगल्ड है। हम अपने थॉट्स में इंटैंगल्ड हैं, और हम किसी ना किसी चीज़ में इंटैंगल्ड हैं। अगर आप देखो हर जगह इंटैंगलमेंट होगा कि आप इंटैंगल्ड हो संगीत में, मैं इंटैंगल्ड हूँ डांस में, कोई इंटैंगल्ड है किसी में, किसी में। तो इंटैंगलमेंट बहुत तगड़ा होता है यहाँ पे, ये इसको बंधन बोलते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते अपने आप लॉज आने लगे मेरे ऊपर कि इस दुनिया के ऐसे ऐसे लॉज खुलने लगे। लॉ ऑफ एक्टिविटी लॉ ये कहती है कि हर जगह एक्टिविटी हो रही है। तो इससे एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर हो गया कि हमें अपने आप को विचार शून्य करना है, जबकि विचार शून्य हो नहीं सकते आप। वो आप समाधि में हो सकते हो कुछ क्षण के लिए, लेकिन विचार शून्यता पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप शरीर में हो और शरीर के नियम कानून है, मन के नियम कानून है, और वो वही नियम कानून है जो बाहर काम करते हैं, जो यूनिवर्स में काम करते हैं, जो सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में काम करते हैं, विच इज़ लॉ ऑफ एक्टिविटी। अगर आप बृहस्पति को देखेंगे टेलीस्कोप लगा के, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ तूफान आ रहा है, कुछ ना कुछ चलन हो रहा है, घूम रहा है प्लैनेट।
तो आप देखोगे हर चीज़ फ्लक्स में है, मोशन में है, एक्टिविटी में है। तो वो एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। फिर एक महा पैटर्न यानी महाकानून ऑब्जर्व किया कि हर चीज़ पैटर्न में काम करती है, कि हर चीज़ का एक पैटर्न है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स को लेके, जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो, तो जब आप सेल कर रहे हो तो 100 लोगों ने बातें करी, तो आप कहोगे अलग अलग ऑब्जेक्शन होंगे, जबकि अलग अलग ऑब्जेक्शन नहीं, तो ऑब्जेक्शन वही 20 होते हैं, वही 19-20 ऑब्जेक्शन होते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है, और वही रिपीट होते रहते हैं। तो इसको पैटर्न बोलते हैं, कि ये पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न की समथिंग इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, विच इज दैट इज कॉल्ड अ पैटर्न। You have to recognize what is repeating again and again. If you understand what is repeating again and again, then you will understand that this is the thing which is creating confusion in everybody's mind. And law of pattern is working everywhere. Everywhere law of pattern is working. So कुछ ऐसे कानून है जो मुझे डिस्कवर होना चालू हो गए, डिस्कवरी होनी चालू हुई अपने आप ऑटोमेटिकली, और इसके ऊपर मैं बुक भी लिखने वाला हूँ। अभी तो मैं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में और अच्छा हो रहा हूँ। अर्ली 40s में या 40s में या फिर 35 के बाद जब मेरा स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी तो मैं बुक भी लिखना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये है। तो आई होप आपको इसमें सब क्लियर हुआ हो। तो मतलब बेसिकली क्या है ना कि सारी चीज़ें सीखी, सबसे सीखी, खुद रिसर्चेस करी, अंडरस्टैंड किया। और आज के टाइम में अगर चैनल डिलीट भी हो जाए किसी का भी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के टाइम में कोई हो चाहे ना हो, मुझे उससे सीखने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों को अगर आप आग लगा दो तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू से ही मेरे साथ ये रहा है कि मैं बेसिक्स सीखता हूँ और उसके बाद मैं खुद अपना दिमाग लगाता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली आखिरी में सीखना आपको अपने आप से ही चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हो ना बार बार, और पढ़ते जा रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप आगम प्रमाण की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो, विच इज़ नॉट प्रत्यक्ष। और अगर कोई चीज़ प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं आती है, मतलब आपने अगर उसको देख नहीं रखा है जो भी लिखा हुआ है, आप कृष्ण की बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप अष्टावक्र की बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप पतंजलि की बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि पतंजलि बहुत महान संत थे। तो वो जो महानता है, वो जो सब्सक्राइबर है, वो जो मिलियन व्यूज़ हैं, वो उसको आपने अथॉरिटी बना रखी है कि मान लो 10 मिलियन है तो भैया इनका तो बातें सत्य होंगी। ये सब वृद्धि नहीं है, ये सब सिर्फ नॉलेज है। क्योंकि पंडित पुरोहित जितने भी होते हैं उनको सब कुछ रटा रहता है, उनको सब रटा रहेगा। उनके दुनिया की सारी कथाएं रटी रहेंगी, उनको दुनिया के सारे श्लोक रटे रहेंगे, उनको दुनिया की सारी चीज़ें रटी रहेंगी। लेकिन उनसे पूछो कि उसका मतलब क्या है और उसको कैसे अप्लाई किया आपने अपनी ज़िंदगी में, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो रटने से और आगम पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको जो बुक है वो अपने खुद के अंदर की जो बुक है वो देखनी होती है कि मैं आज इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, तो ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो समझ जाइए कि आप आगे बढ़ सकते हो। हैविंग सेड दैट, हर कोई ये नहीं कर सकता, इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए। इसमें it takes a great amount of intelligence to understand this, like to figure out something. If you want to figure out something which is very complicated, it might be looking complicated but it will be very simple, but yet you will not understand it. Like लोग मेरे से पूछते हैं कि आत्मा को तो आपने देखा नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि आत्मा होती है और कॉमन कॉन्शियसनेस होती है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो वही होगी घोचू वाली बात। उनको कौन समझाए कि आत्मा को आप देख ही नहीं सकते, उसके देखने के तरीके अलग हैं। आप शरीर से चालू करो, शरीर को देखो, आप मन को देखो, आपको समझ में आ जाएगा हो है माया आत्मज्ञान। तो ये है। तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस।
हैव अ नाइस डे, टेक केयर।